एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया मेथड। सेकंड मेथड है ये डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। ठीक है, हम जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट कर चुके हैं, हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी कर चुके हैं और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बहुत सारे मेथड थे, लगभग 4 या 5 मेथड है, जिसमें से हम फर्स्ट मेथड कर चुके हैं जिसका नाम था डिविडेंड यील्ड मेथड। इसको हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड मेथड डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। ठीक है, तो देखते हैं ये मेथड किस तरीके से डिफरेंट है हमारे लास्ट मेथड से और इसके क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और इस मेथड की थ्योरी क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है डिविडेंड यील्ड मेथड डिस्कस्ड अबव डज नॉट टेक। अब डिविडेंड यील्ड मेथड वो लिखा हुआ है मेथड 1 जो भी हमने अभी करा था। ठीक है, डिविडेंड यील्ड मेथड डिस्कस्ड अबव डज नॉट टेक केयर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इन द रेट ऑफ डिविडेंड। देखो, हमने जो डिविडेंड यील्ड मेथड किया था उसके कुछ लिमिटेशंस भी थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक मेथड का अपना कुछ लिमिटेशंस भी होता है और कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। तो देखो उसके लिमिटेशंस क्या थे, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि उसके लिमिटेशंस थे ये रहा। इट इग्नोर्स, ये इग्नोर कर देता है, इट इग्नोर्स द ग्रोथ इन अ रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि वो जो मेथड था डिविडेंड यील्ड मेथड वो ग्रोथ रेट को इग्नोर करता था। ग्रोथ रेट किसका? डिविडेंड का। हर बारी तो डिविडेंड सेम नहीं रहता ना, उसका रेट चेंज होता है, ग्रोथ करता है। इट इग्नोर्स रिटेन अर्निंग एंड इट इग्नोर्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स अबाउट द इंक्रीज इन शेयर प्राइजेस as such this method is suitable only when the company has stable earning and stable dividend। वो वाला जो मेथड था डिविडेंड यील्ड मेथड जो हमने अभी करा था वो केवल तभी सुटेबल था जब कंपनी की जो अर्निंग है वो स्टेबल हो और जो डिविडेंड है वो भी स्टेबल हो। बट यहाँ पे तो हमसे कहता है कि जो शेयर होल्डर है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इंक्रीज होगा मार्केट में प्राइस शेयर का, प्लस ग्रोथ रेट भी होना चाहिए डिविडेंड में, तो वो सब वहाँ पे इग्नोर करता था। इस इग्नोर करने के कारण इसकी कुछ लिमिटेशंस थी उस मेथड की। तो ये लिमिटेशन जब होती है तब एक नया मेथड फ्रेश इंट्रोड्यूस होता है और ये वो मेथड है जिसमें हम यहाँ पे ग्रोथ को कंसिडर करते हैं, तो इसलिए इसका नाम है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। समझ आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक अभी हमने रीड किया, एक बार और रीड कर देती हूँ। डिविडेंड यील्ड मेथड, पहले वाला मेथड डिस्कस्ड अबव, जो कि ऊपर डिस्कस किया गया, मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया, डज नॉट टेक केयर, वो नहीं लेता था टेक केयर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इन द रेट ऑफ डिविडेंड, इसको नहीं कंसिडर करता था। whereas in actual practice shareholder expect growing rate of dividend। हाँ, एक्सपेक्ट करता है कि हमारा डिविडेंड रेट ग्रो करे, उसका ग्रोइंग रेट हो। हैंस, इसलिए, हैंस माने होता है इसलिए, when the dividend of a firm are expected to grow at a constant rate, this method is used to compute the cost of equity capital। अगर हम मानते हैं कि ग्रोथ एक कांस्टेंट रेट से 12%, 3%, 9%, इससे हमारा रेट अगर बढ़ता है कांस्टेंट रेट से, तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट, के को हम कॉस्ट बोलते हैं। ई इसलिए लिखा हुआ क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जैसे आपने जो लास्ट क्वेश्चन किए थे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के लिए डी लिखा होता, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए कॉस्ट पी ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, अगर ये रिडीमेबल था तो आर लगाते थे, ऐसे ये बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स होता तो ए या फिर बी लगाते थे, है ना। इस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए के ई लिखा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड, ये D1 जो है डिविडेंड है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय पी नॉट या पी जीरो बोल सकते हो, इनटू में 100 प्लस ग्रोथ। लास्ट फॉर्मूला भी हमारा ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे जी नहीं था, है ना, प्लस जी नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट फॉर्मूला हमारा ये होता था ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल D1 अपॉन में पी नॉट इंटू में 100। बस यहाँ पे क्या नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो यहाँ पे इस वक्त ग्रोथ है हमें मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसे प्लस करेंगे, प्लस ग्रोथ। अब देखो वेयर के ई क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, D1 क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, पी नॉट क्या है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, एंड जी क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ इन अ डिविडेंड। ठीक है, आप देखो आगे करते हैं। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, जो सेकंड मेथड है इसकी बात चल रही है, इसका नाम ये है
इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग अजम्पशन। इसमें भी कुछ हमने एज्यूम कर रखा है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हर एक मेथड में हमने कुछ एज्यूम कर रखा है, उस हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं, और हर एक मेथड की कुछ अपनी लिमिटेशंस भी है, कुछ बेनिफिशियल भी है। अब आप कहेंगे मैडम ऐसा क्यों है? तो भाई मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो कॉस्ट निकालने का जो प्रोसीजर होता है इक्विटी वालों के लिए, दैट इज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि अभी तक देखो मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारे सोर्सेज होते हैं फंड्स को लाने के लिए, जो वो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो डिबेंचर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, इक्विटी शेयर्स भी है, और रिटेन अर्निंग भी हमारा एक तरीके का सोर्स होता है जिससे हम ये अपना फंड्स प्रोक्योर करते हैं। तो जो डिविडेंड होता है उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट? इसका जो कॉस्ट है वो इंटरेस्ट हमारे लिए कॉस्ट होता है ना डिबेंचर्स में, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट को। प्रेफरेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विटी वालों को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले हम इंटरेस्ट देते हैं, देन अगर प्रेफरेंस शेयर्स होता है उनका डिविडेंड देते हैं। इक्विटी वालों की बारी बाद में आती है, जैसे कि एक लाइन में पहले डिबेंचर वाला लगेगा, फिर प्रेफरेंस वाला लगेगा, फिर इक्विटी वाला लगेगा। पहले डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद इसको प्रेफरेंस पे डिविडेंड मिलेगा, देन इक्विटी वालों की बारी आएगी। अगर इक्विटी वालों के लिए कुछ बचा होगा तो उन्हें मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा। कुछ इक्विटी शेयर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ प्रेफरेंस दे देते हैं, तो दैट इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर, जिसमें हम कुछ डिसाइड कर देते हैं, जैसे कि 2% का प्रेफरेंस, 3%, 9%, इस तरीके से हम कुछ रेट डिसाइड कर देते हैं डिविडेंड के लिए। ठीक है, तो ये फर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम डिबेंचर के लिए आसानी से कॉस्ट निकाल सकते हैं, हम प्रेफरेंस वालों के लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक डिटरमाइंड रेट हमें गिवन होता है कि हमें इतने रेट से इंटरेस्ट देना है डिबेंचर्स पे, इतने रेट से प्रेफरेंस पे हमें डिविडेंड देना है, बट इक्विटी वालों के लिए कोई रेट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा रीड करती हूँ बुक में से। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड कंट्रोवर्शियल कॉस्ट टू मेजर। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसकी कॉस्ट को निकालना। क्यों? दिस इज सो, क्यों है? बिकॉज अनलाइक कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इसमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट की तरह नहीं है कि कोई रेट हमें गिवन है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल की तरह भी नहीं है। दिस इज नॉट एनी स्टिपुलेटेड रेट ऑफ रिटर्न, कोई भी ऐसा एक रेट ऑफ रिटर्न नहीं है जो कि पहले से डिटरमाइन कर रखा हो, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में होता है। इक्विटी में ऐसा नहीं होता है, विच हैज टू बी पेड ऑन इक्विटी कैपिटल, जो कि हम इक्विटी कैपिटल पे दे पाए, इस तरह का कोई रेट नहीं होता है। द रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब ये ऐसा भी नहीं है कि हर साल सेम रहता है, डिफरेंट बदलता रहता है, ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है, तो ईयर टू ईयर डिपेंड होता है। वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द कंपनी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो एक कंपनी होती है वो हर साल कुछ अलग अलग प्रॉफिट अर्न करती है, जरूरी नहीं होता हर बार ही कुछ प्रॉफिट सेम अर्न करे हर साल। तो जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसी पे वो डिविडेंड देती है। तो अगर आपको पता है ना, कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है, अर्निंग करती है, तो ही उसे डिविडेंड देना होता है, अदरवाइज नहीं अर्न करती तो नहीं देना होता। तो इसलिए हमें इक्विटी शेयर सस्ते लगते हैं, डिवेंचर्स इक्विटी शेयर जो होता है महंगा होता है, और डिवेंचर सस्ता होता है। ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, यहाँ पे रिस्क नहीं होता, क्योंकि इसने अगर कंपनी ने अर्न किया है तो ही उसे देना है, अदरवाइज उसे नहीं देना। ठीक है, तो ये जो है रिस्क फ्री होता है, कह सकते हैं रिस्क कम होता है। डिवेंचर में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए ही हम जो है ज़्यादातर रिस्क ज़्यादा होता है तो रिस्क को थोड़ा कंट्रोल करते हुए ज़्यादातर इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, ये महंगा होता है वैसे इक्विटी शेयर, डिवेंचर सस्ता सोर्स होता है, तो इसकी तरफ जाते हैं इक्विटी वालों की तरफ। और इक्विटी में हम डिविडेंड का रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो इसलिए इक्विटी का जो कॉस्ट होता है वो निकालना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो कुछ मेथड हैं, देखो हमने लास्ट में किए थे ये मेथड, लास्ट लेक्चर में शायद, या इस सेकंड लास्ट में किए होंगे। ये मेथड हैं जो कि हमें बताता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट मेथड डिविडेंड यील्ड मेथड, इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। तो उस मेथड में कुछ अजप्शन मानी गई हैं, अब हम पढ़ेंगे उस अजप्शंस को। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो मिल गया होगा, अब आप आसानी से समझ जाएंगे। ये देखो अजप्शंस क्या क्या है, मैं पढ़ती हूँ। फर्स्ट में कह रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो डज नॉट चेंज, जो अर्निंग रेशियो का जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता। द पे आउट रेशियो, द परसेंटेज ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, जो पे आउट रेशियो है डज नॉट चेंज, वो भी चेंज नहीं होगा। एंड
एंड थर्ड पॉइंट है द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिविडेंड। वो भी शेयर का प्राइस उसी प्रोपोर्शन से बढ़ेगा जितने प्रोपोर्शन से आपका डिविडेंड रेट बढ़ रहा है, ये यहाँ पे एज्यूम करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है द लिमिटेशन ऑफ दिस मैथड। अब देखो मैंने आपको बताया था लिमिटेशंस भी कुछ ना कुछ जरूर होंगी। द लिमिटेशन ऑफ दिस मैथड इज दैट इट इग्नोर्स द रिटेन अर्निंग। Yes. However, the method is quite suitable when there is constant growth in dividend. ये method तभी suitable है जब constant growth हो dividend में, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा नया मेथड है, सेकंड मेथड, इसका नाम है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, ठीक है। तो इस वाले मेथड के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही थी कि ये मेथड क्या होता है, किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम टू द चैनल। और गाइस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ पे हम जो है एफएम पढ़ते हैं, एफएम की क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन, और यहाँ पे हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं कवर, जिसमें हमने मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री किया है, कैपिटल बस्टिंग किया है, लिवरेज किया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स भी कर चुके हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो हम कर चुके हैं, और हमने थ्योरी एज वेल प्रैक्टिकल दोनों ही किया है। अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हैं लास्ट लेक्चर के प्रीवियस जो हमारे हुए हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगता है कि नहीं लिंक नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं सभी लिंक्स नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर हैं, तो आप एक काम कर रहा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करना, आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी कराया हुआ है, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।